नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज हम आपके बीच आए हैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसमें हम इतिहास की विभिन्न परतों को खोलेंगे। चर्चा का विषय आज है मुगल शासन के दौरान उत्पीड़न या मनुवादियों के शासन के दौरान उत्पीड़न। कौन सा उत्पीड़न लंबा चला? हो सकता है इसके साथ साथ भारत में बुद्ध के बाद जितने भी अलग अलग राजा हुए उनके अलग अलग कार्यकाल में किस प्रकार के उत्पीड़न हुए और कितना लंबा उत्पीड़न चला। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच इस डिबेट के अंदर मौजूद हैं। मेरे राइट साइड में आप देखेंगे हरीश कुमार मेहरा, एडवोकेट, जो एक राजपूत जाति में जन्म लिया लेकिन बौद्ध बन गए और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर अक्सर प्रखर रहते हैं। मेरे लेफ्ट साइड में प्रोफेसर रतनलाल, जो दलित जाति से संबंध रखते हैं लेकिन सामाजिक न्याय के मुद्दों पर हमेशा प्रखर रहते हैं और इतिहास के प्रोफेसर होने के नाते इतिहास के विभिन्न पहलुओं पर अक्सर प्रकाश डालते रहते हैं। और रतनलाल जी के बगल में है एडवोकेट बलराज मलिक, जो जाट जाति में पैदा हुए लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई में हमेशा प्रखर रहते हैं और बुद्ध के विचार से काफ़ी इनका विचार मिलता है। तो आइए आज की इस डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए मैं इतिहास के प्रोफेसर रतनलाल जी के हाथ में माइक सौंपता हूं ताकि वो इस डिबेट को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया, आप सभी का स्वागत है गौतम साहब के फेसबुक लाइव में। और ये पूरा डिबेट आप अम्बेडकरनामा पर भी देखेंगे। मैं बाबा साहब का वेटिंग फॉर वीज़ा पढ़ रहा था और जो पढ़ा मैंने, उन्होंने लिखा है कंक्लूजन में कि जो एक हिंदू के लिए अछूत है वह मुसलमान के लिए भी अछूत है, वो पारसी के लिए भी अछूत है, वो ईसाई के लिए भी अछूत है। तो मैं बैकग्राउंड बना देता हूँ, उसका चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो गौतम साहब ने जो बात कही है कि मुग़ल बनाम मनु, तो मुग़ल ये हो या अंग्रेज हो, ये सत्ता है और मनुवाद व्यवस्था है। तो सत्ता पे कोई भी काबिज हो सकता है लेकिन व्यवस्था अपने हिसाब से काम करती रहती है। तो मुग़लों के आने से पहले भी व्यवस्था थी और जब मुस्लिम शासक आए तो उस समय वो कोई यहाँ शरीयत पूरा लागू थोड़ी कर पाए थे। वो तो आए तो पूरा जो है व्यवस्था यहीं की बनी रही जो पहले से मनुस्मृति चली आ रही थी। मनुवाद, वर्ण व्यवस्था और अनटचेबिलिटी और तमाम व्यवस्था वो उसी तरीके से कायम रहा। और जो कन्वर्जन भी हुआ मुस्लिम पीरियड में, दो तरह का कन्वर्जन। एक तो जो एलीट क्लास था उनका भी कन्वर्जन हुआ, इसलिए मुस्लिम में आप देखेंगे तो जो बड़े कास्ट में जो लोग हैं वो ज़्यादातर ब्राह्मण समुदाय के मिलेंगे आपको। और जो बल्क कन्वर्जन हुआ वो हुआ दलितों का और पिछड़ों का। इसीलिए जब अभी जो पसमानदा मूवमेंट चल रहा है, पासमानदा, तो उसके कैरेक्टर को देखिए। तो व्यवस्था तो वही रहा ना, चाहे मुगल रहे चाहे अंग्रेज रहे। अंग्रेज के समय पहली बार, मैं बार बार कहता हूँ कि 1960 का जो है इंडियन पेनल कोड, एनसीआर, 1860, वो पहली बार जो है मनुस्मृति पे हमला था। उसके पहले अशोक के बाद पूरा जो शासन काल है, राजा कोई भी रहे, व्यवस्था कायम वही रही। तो इसीलिए जब 1860 में अगर अंग्रेज भी आए तो सबसे पहला कन्वर्जन हुआ साउथ में, ब्राह्मणों का हुआ, ब्राह्मण ईसाई बने। और जो व्यवस्था ऐसे चल रही थी तब तक दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे उन्होंने इक्वलिटी बिफोर लॉ अंग्रेजों ने जी जब लागू किया तो आप समझिए कि उसके खिलाफ अंग्रेजों का विद्रोह फिर शुरू हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ। तो मेरी ये समझ है, जो इनिशियल मेरा रिमार्क है, उसके बाद में और सारे इश्यूज पे हम लोग बात करेंगे, कि आप देखिए शिवाजी को पकड़वाने वाले कौन लोग थे, औरंगजेब से पकड़वाने वाले कौन लोग थे? कोई कुलकर्णी नाम है वो थे। जो शिवाजी का वंश जो बिखरा उसके पीछे कौन लोग थे? शिवाजी राजा बने तो उनको वहाँ के ब्राह्मण लोगों ने मनाही कर दिया कि हम राज तिलक नहीं करेंगे। गाजा भट्ट, हाँ, तो यहाँ काशी से बुलवाया गया, जिन्होंने तिलक लगाने से हाथ से इनकार कर दिया था। हाँ, पाँव से लगवाया और अपने वजन के बराबर सोना लिया। तो व्यवस्था वही थी। तो आप हम जो बात कर रहे हैं कि सत्ता किसी की हो, व्यवस्था वही रही। और अब बीच में संविधान लागू हुआ, मोर और लेस उसको लागू करने की कोशिश होती रही, लेकिन व्यवस्था जो है, मनुस्मृति के मानने वालों ने संविधान की प्रतियां भी जलाई और अंबेडकर, नेहरू के पुतले भी फूके। तो ये मेरा ये इनिशियल कमेंट है कि मुगल शासन, उनके वंशज तो सुना है कलकत्ता में मजदूरी कर रहे हैं जी। तो राजा तो आए गए,
लेकिन व्यवस्था वही बरकरार रहे। इसलिए सबसे ज़्यादा घातक जो है उत्पीड़न वो व्यवस्था से है। वो व्यवस्था से है। और व्यवस्था क्या है? मनुस्मृति के आधार पर, मनुस्मृति हो सकता है सब पढ़ा नहीं हो, लेकिन प्रथाएं उसको जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करती रहती है। घर में ही सिखाया जाता है कि आपको किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं उठना है। स्कूल में सिखाया जाता है कि वो देखो रिजर्वेशन की वजह से तुम्हारा हक चला गया। ये सब ट्रेनिंग व्यवस्था ऐसे काम करती है। चलिए बलराज मलिक साहब है, एक इनिशियल कमेंट लेते हैं, फिर हम आगे हरी साहब के पास आएंगे। जी देखो, मैं ये मुग़लों का शासन हो, अंग्रेज़ों का, या आज तक जो भी शासन व्यवस्था है, शासन में तो आदमी अपनी सत्ता के लिए कुछ भी समझौते करता है और चुपचाप उन लोगों की बात मानता है जो उस वक़्त समाज में मजबूत लोग होते हैं या जो कब्जाधारी लोग होते हैं किसी भी व्यवस्था पे, तो उन लोगों की मदद से या उन्हीं के विरोध में सत्ता हमेशा कायम होती है। तो सत्ता, मुग़लों की सत्ता इतनी खतरनाक नहीं रही जो आज तक लगातार जो इस देश में दीमक का काम जो कर रहे हैं। सबसे भयंकर जो जिसको आप व्यवस्था करें, मैं उसको अमानवीय व्यवस्था कह रहा हूँ। ये अमानवीय व्यवस्था इस देश में जो घुन की तरह से है, जो लकड़ी को ख़त्म कर देता है, दीमक है जो हर फसल को ख़त्म कर देता है। इस देश के गुण और दीमक अगर कुछ है तो ये वर्णवादी अमानवीय व्यवस्था, इसको व्यवस्था नहीं कह सकते। इसकी वजह से पूरा देश ये कभी भी एकता को फील नहीं कर पाया। और इस देश में जो बाहर का आक्रमण है, मुगल है, कोई भी है, मैं तो सबसे ज़्यादा बड़ा आक्रमणकारी इसमें वर्णवादी लोगों को कहूँगा। वर्णवादी मानसिकता का सबसे बड़ा आक्रमण है। ये सबसे बड़ी सत्ता इस देश में है और आज तक भी बरकरार है। इस देश में संविधान के बावजूद भी ये सत्ता लगातार संविधान की व्यवस्था को भी ख़त्म करना चाहती है। उसके लिए भी ये घुण की तरह है और दीमक की तरह से है। मैं एक और बात इसमें कहना चाहूँगा, अगर देश को बचाना है, एकता और अखंडता की जो बात करते हैं कि हर जगह पे जहाँ भी आजकल जो लोगों को देशद्रोही, आतंकवादी और नक्सलवादी इस तरह के आरोप लगा के लोगों को जेलों में बंद किया जाता है, वो वही कारण है कि देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता पे खतरा अगर होता है तो जब ये बातें आती हैं। इस तरह के स्ट्रॉन्ग कानून इस देश में, टेररिस्ट एक्ट है, टाडा वाडा, जो आजकल UAPA और इस तरह से इकोनॉमिक में PMLA, इस तरह उसी तरह की एक वो है। असल बात तो सबसे ज़्यादा अगर कोई अव्यवस्था इस देश में है, अव्यवस्था पे आधारित सत्ता, वो आज भी बरकरार है। वो वर्णवादी अव्यवस्था बरकरार है इस देश में। सबसे पहले अगर इस देश की एकता, अखंडता को वाकई कायम करना है तो वर्णवादी अव्यवस्था के खिलाफ एक कानून लाना होगा और अमेंडमेंट करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन में कि वर्णवादी शब्द इस देश में टोटली बैन किया जाए, यूज करने से भी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इस तरह के शब्दों पे बैन हो और ब्राह्मण शब्द पे परमानेंट बैन हो। ब्राह्मण जाति नहीं, वर्ण है। इस वर्ण का, इस शब्द का यूज करना इस देश के अंदर दोबारा से लगातार, मतलब उस पौधे को, उस विनाशकारी घुण को, दीमक को पोषित करने के बराबर है। ये शब्द समूल नष्ट होना चाहिए, जरूरी है इस देश में। और ब्राह्मणवादी ग्रंथ, जिनको वर्णवादी मैं कहता हूँ, और वर्णवाद में किसको बेनिफिट हो रहा, अब ये ये चुप रहने की बात नहीं, ये एक्सपोजर पूरे देश को पता होना चाहिए कि इस देश के अंदर वर्णवादी ग्रंथ में सुप्रीम कौन है? ब्राह्मण। और उसी को जो इवन अपराध के मामले में भी ब्राह्मण का अपराध कितना खतरनाक हो, बलात्कारी हो, हत्यारा हो, उसको माफ़ करने का काम है। और दूसरा शूद्र है, अछूत जो लोग हैं, वो कुछ अपराध करे तो उनका जीभ काट लो, हाथ काट दो। तो ये सारा का सारा वोकल होने की जरूरत है। इस दुनिया में रंग भेद नीति दास प्रथा से भी खतरनाक प्रथा अगर इस देश में है, इस भूगोल पे है, इस ग्रह पे है, तो वर्णवादी अव्यवस्था है। वर्णवादी को खत्म, समूल नष्ट किए बिना इस देश में संविधान की व्यवस्था लागू नहीं हो सकती। चलिए, हरीश मेहरा साहब हैं, इतिहास के छात्र भी हैं और लॉयर भी हैं, सवर भी हैं और बुद्धिस्ट हो गए। इनिशियल कमेंट जी। आप दोनों की बात से ही सहमत हूँ मैं उसमें एक पॉइंट और जोड़ना चाहता हूँ कि जो आपने कहा ना कि मुग़ल आए, मुस्लिम आए, तो उनके आने के पहले भी वही सिस्टम चालू था। जैसे कि आपने चचनामा में पढ़ा होगा, हिस्ट्री में, जो हिस्ट्री की किताब है, चचनामा में बताया था कि वहाँ सिंध में कैसे जो ब्राह्मण राजा था उसके शासन में जो श्रमिक वर्ग था, जैसे जाट थे, लोहार थे, उनके खिलाफ कैसी कैसी बंदिशें लागू की गई, उनका कैसे उत्पीड़न किया गया उनके टाइम पे, जो ब्राह्मण राजा के टाइम पे। उसके बाद मोहम्मद कासिम आए, मोहम्मद कासिम तो कम टाइम रहा, उसके बाद बाकी और तुर्क राजा आए, मुग़ल आए, तो उनके टाइम में भी वो जो ब्राह्मणों का सिस्टम था वो लागू रहा। ब्राह्मणों ने उनके साथ सांठगांठ की, ब्राह्मणों को उसमें विशेष सुविधाएं देते रहे वो,
और उनका शोषण बदस्तूर जारी रहा। जैसे आपने कहा कि अंग्रेज़ों के आने के बाद वो सिस्टम बदला। पहले जो कानून की किताब थी, कानून की किताब हिंदुओं के लिए आपने बताया जैसे मनुस्मृति लागू होती थी, उनके लिए मनुस्मृति का कानून लागू होता था, और मुसलमानों के लिए शरिया कानून लागू होता था। मुसलमानों ने भेदभाव नहीं किया, मुसलमानों के लिए शरिया कानून, हिंदुओं के लिए मनुस्मृति। और मनुस्मृति जैसे बताया अभी मलिक साहब ने भी कि मनुस्मृति में भेदभाव था, जाति के आधार पे न्याय मिलता था, ब्राह्मण को कम सजा होती थी। ब्राह्मण के लिए तो ये भी है कि अगर वो हत्या भी कर दे तो उसको कभी भी फांसी की सज़ा नहीं देगा, मृत्यु दंड उसको नहीं देगा राजा। तो ये उस जाति देख के न्याय मिलता था। जो शूद्र होता था उसको कम अपराध में भी बहुत बड़ा सज़ा मिलती थी, बहुत पार्श्विक उनको दंड मिलता था। तो क्या आप इसमें हरि जी, क्या इसमें आप नंद कुमार केस के बारे में भी कुछ बताएंगे? ये तो चला मुगलों के और मुस्लिम राज में। हाँ। तो मनुस्मृति, दलितों का शोषण पहले भी हो रहा था, मुस्लिम काल में भी होता रहा। अंग्रेजों के आने के बाद जैसे आपने कहा कानून बदल गया 1860 में, आईपीसी सीआरपीसी ये लागू हो गए। तो उस टाइम कानून के नज़र में सब बराबर हो गए अंग्रेजों के टाइम में। तो पहली बार जब एक मुकदमा आया जिसमें नंद कुमार के मुकदमे जो आप रेफरेंस दे रहे हैं कि जिसमें ब्राह्मण को हत्या के केस में फांसी की सजा हुई, तब ब्राह्मणों को लगा यार ये तो अब राज बदल गया है। जो आपने कहा ना सिस्टम बदल गया है, जो पुराना सिस्टम था वो नहीं चला रहा। अंग्रेजों के राज में हमारी मनमानी नहीं चलेगी, अब कानून की नज़र में हम भी वही हैं जो शूद्र है। तो दोनों बराबर हो गए, सभी जातियाँ बराबर हो गई कानून के राज में, हमारी सुप्रीमेसी खत्म हो गई। तो उन्होंने विद्रोह शुरू किया। अब उसके बाद अंग्रेजों के जाने के बाद फिर संविधान लागू हो गया। अब कानून तो बदल गया, अंग्रेजों के टाइम में जो बदला था कानून उसको एक तरह से स्थापित किया संविधान ने। संविधान ने उससे और आगे जाके हर फील्ड में उसको जाति भेद को खत्म कर दिया जी। अब मुद्दे की बात यह है कि ये तो था कानून का राज जो कि भेदभाव वाला था, मनुस्मृति का कानून वो खत्म हो गया, शरिया का कानून खत्म हो गया। मगर संविधान के बाद अगर हम ये कहते हैं कि कानून की नज़र में तो सब बराबर हो गए, मगर जो सामाजिक ढांचा है, सामाजिक ढांचे में अभी भी मनुस्मृति लागू है, जो सोचने का विषय है, जिसकी वजह से जिसको हम कह रहे हैं, जो प्रथाएं हैं, जो सामाजिक कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, वो अभी भी लागू है। अभी भी जाति देख के शादी होती है, अभी भी जाति देख के आदमी एक दूसरे को फेवर करता है, अभी भी जाति देख के आदमी एक दूसरे को वोट देता है। जाति के आधार पर उत्पीड़न की, मतलब ये तो अभी सोशल मीडिया आया, नहीं तो पहले मुझे पता भी नहीं था इन चीज़ों के बारे में इतना। ये तो दिन रात ही चल रहा है, मतलब छोटे बच्चे को घड़े पे हाथ लगाने पे ही उसको मार दिया जा रहा है। ये चीज़ें तो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो ये सारी प्रथाएं, इसका जिम्मेदार कौन है? जैसे आपने कहा कि मनुस्मृति लोगों को पढ़ी तो नहीं लोगों ने, मगर मनुस्मृति की प्रथाएं ब्राह्मण वर्ग ने लागू तो करवा दी। अब वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे साथ चली आ रही है, हम अगर उसको ना भी पढ़ें तो प्रथाओं के तौर पर हम उसका पालन कर रहे हैं। तो इसलिए कहा जाए कि अगर देखा जाए कि प्रैक्टिकली तो मनुस्मृति अभी भी लागू है, कानून की नज़र में नहीं है, कानून की नज़र में सब बराबर है। मगर उसी कानून का पालन अगर करवाने की हम बात करें, सोशल बिहेवियर में जारी है, सोशल बिहेवियर की वजह से कानून में भी जारी है। जब हम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, किसी भी कोर्ट में जाते हैं, तो आपने वहाँ भी देखा होगा भेदभाव हो रहा है। आप देखेंगे अभी ये 10% वाला जो EWS रिजर्वेशन था, इसमें सुप्रीम कोर्ट का कुछ और रवैया था, और जब मंडल आयोग लागू हुआ तब कुछ और रवैया था। अभी बिहार में जब जातिगत जनगणना हुई, जातिगत सर्वे जो हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट का रवैया कुछ और था। तो आप देखेंगे कि आपको दिखाई देगा कि जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है। प्रशासन के तौर पे, मीडिया के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा। तो मनुस्मृति आज हर फील्ड में लागू है। कानून तो सिर्फ दिखावा है, कानून की नज़र में सब बराबर है, मगर बराबर कोई है नहीं। मनुस्मृति अभी भी लागू है, हमारे दिमाग में लागू है। तो सबसे बड़ी ज़रूरत आज की डेट में ये है कि अगर देश को आगे ले जाना है, देश को मानवता के रास्ते में, प्रगति के रास्ते पे ले जाना है, जिसमें लगे कि हम सब लोग बराबर हैं, तो हमें मनुस्मृति को ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे कि संविधान सभा में बाबा साहब की जो लास्ट स्पीच थी 25 नवंबर 1949 को, तो उस स्पीच में उन्होंने इसका संकेत दिया था। मतलब बाबा साहब को जब मैं पढ़ता हूँ तो बाबा साहब से बड़ा देशभक्त मुझे कोई दिखता नहीं है। चाहे आप क्लेम कुछ भी करो, ये जो जातिवादी लोग, आप जाति का आप विरोध करोगे तो आप ही को जातिवादी बोल देंगे। तो जब उन्होंने स्पीच दी तो उन्होंने कहा था कि भारत के भविष्य के बारे में जो उन्होंने चिंताएं जाहिर की उस स्पीच में, तो उन्होंने कहा था कि जाति जो है ना, हमारे देश में कई राष्ट्र हैं, ये जातियाँ जो है आपस में भेदभाव पैदा करती है, वैर पैदा करेगी। ये जाति कभी हमें एक राष्ट्र में कभी संगठित होने नहीं देगी। अगर भारत को एक राष्ट्र के रूप में विकसित करना है
अगर भारत को एक राष्ट्र के रूप में विकसित करना है तो हमें ये जाति व्यवस्था खत्म करनी पड़ेगी, जो उन्होंने पहले भी एनिमेशन और कास्ट में भी कहा था। तो जब तक ये जातियाँ रहेंगी, मनु व्यवस्था रहेगी तो जातियाँ रहेंगी तो भेदभाव रहेगा आपस में, कभी हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, कभी हम मानवता के रास्ते में नहीं जा पाएंगे। एक दूसरे से नफरत करेंगे, आपस में कोई बैठा है तो हम देखेंगे किस जाति का है, घर पे आएंगे तो दूसरी जातियों के बारे में जहर उगलेंगे, बच्चों को भी वही सिखाएंगे। आपने देखा उत्तराखंड में एक शूद्र महिला, दलित महिला थी जो खाना बनाती थी, तो बच्चों ने खाना खाने से इनकार कर दिया। उनके मन में इतना जहर बचपन से ही भर रखा है। तो ये सिस्टम इसलिए जो भारत के लिए कोड की तरह है, एक रोग की तरह है, इसको खत्म करना, ये जो मनुवादी व्यवस्था है इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। जी 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 गौतम साहब, इससे पहले कि रतनलाल जी आप मुझसे सवाल करें, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ इतिहास के प्रोफेसर होने के नाते। सूरज जी आ गए हैं, इनको इंट्रोड्यूस कर दीजिए। हाँ, सूरज मंडल जी हमारे बीच आ चुके हैं, जो पिछड़े वर्ग के यादव समाज में पैदा हुए, लेकिन हमेशा सामाजिक न्याय के मुद्दों पर और ऐतिहासिक मुद्दों पर प्रखर रहते हैं, तो वो भी हमारे बीच आ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। मैं प्रोफेसर रतनलाल जी से पूछना चाहूँगा कि क्या केवल मुगलों के टाइम पर हिंदुओं के साथ उत्पीड़न हुआ और हिंदुओं में भी किन जातियों के साथ हुआ, या अलग अलग खंड काल में अलग अलग राजाओं के बीच में, जो हिंदू राजाओं के बीच में भी आपस में युद्ध हुए हैं, और उस वक्त भी उसी तरह की जो लूटपाट और हत्याएं और महिलाओं को उठाना, क्या उस वक्त भी हुआ? हिंदू या राजा जो आपस में लड़े उसमें भी हुआ है, या मुस्लिम राजाओं ने किया है? इसमें कितनी सच्चाई है और कितना मिथक है? थोड़ा इस इतिहास पे, एक इतिहास के प्रोफेसर होने के नाते मैं चाहता हूँ आप भी इस पे प्रकाश डालें। मैं सवाल को पलट देता हूँ। जो मुस्लिम शासक थे उनके राज दरबार में खाली मुस्लिम थे कि हिंदू भी थे? औरंगजेब का वित्त मंत्री जो है, शायद जगन्नाथ नाम था, वो कायस्थ समुदाय का था। जितने जागीरदार मनसबदार थे मुगल काल में वो सिर्फ मुस्लिम थे, उसमें हिंदू भी थे। उनके नवरत्न में, अकबर के नवरत्नों में कौन लोग थे? खाली मुसलमान थे, ये हिंदू भी थे। दूसरी बात कि लोग कहानी बनाते ना कि जब तक औरंगजेब एक मन जनेऊ नहीं देखता था तब तक वो नाश्ता नहीं करता था। तो एक मन जनेऊ अगर रोज 40 किलो अगर रोज काटा जाए, ये तौला जाए, तो उस समय जनेऊ पहनने वालों की संख्या कितनी रही होगी? तब तो एक भी ना बचना चाहिए था। अगर वो सच मान लिया जाए तो एक भी नहीं बचना चाहिए था। ऐसा तो नहीं था कि 50 करोड़ था। तो देखिए, राज सत्ता तो अपने तरीके से काम करता है। शिवाजी के फौज में भी मुसलमान थे, और इधर मुगलों के और मुसलमान जो शासक थे इनके भी फौज में, इनके भी सिस्टम में हिंदू थे। अंग्रेजों के काल में क्या सिर्फ अंग्रेज थे कि यहाँ के ICS अब बड़े बड़े लोग जो है वो अंग्रेजों के साथ थे ना? व्यवस्था तो ऐसे चलती है। तो राजा इनके आने से पहले हिंदू राजा भी आपस में लड़ते रहे हैं। कई प्रमाण ऐसे हैं कि हिंदू राजाओं ने मंदिर को लूटा है। कई प्रमाण है ऐसे, कई प्रमाण दे दूंगा कि हिंदू राजाओं ने लूटा है मंदिर के। मंदिर सिर्फ जो है ना धार्मिक आस्था के केंद्र नहीं थे, वहाँ पैसा का भी खेल था। आज भी बहुत जगह हो रहा है, पैसा का भी था। और दूसरा, राज सत्ता के खिलाफ ये माना जाता था कि गॉसिप, षड्यंत्र करने का भी केंद्र है। तो हिंदू राजाओं ने भी मंदिर पे हमले किए, लूटे, और मुस्लिम काल में भी लूटे गए। लेकिन सवाल ये है कि इतने सारे मठ मंदिर, सारे मुस्लिम राजा क्रूर थे, तो इतने सारे मठ और मंदिर और इनकी जागीरदारी, हजारों हजार बीघा अभी जमीन है ना सब, ये तो अचानक नहीं ना आ गया सब। ये तो उसी समय का दिया हुआ है ना। तो सारे मंदिर तोड़ दिए रहते हैं, ये क्यों तोड़ते थे? बाकी सारे मंदिर तो आप साउथ में जाके देखिए, सारे मंदिर हैं। मध्य प्रदेश में जाके देखिए, गुप्ता पीरियड का मंदिर है। तो सारे को न तोड़ना चाहिए था ना? नहीं, ये इसमें रूलिंग क्लास का अपना जो है ना जिग जैग होता है। अभी मान लीजिए इतना कॉम्युनल टेंशन अब माहौल बना दिया गया है कि स्केप गॉड जो बोलते हैं ना मुस्लिम को, कि भाई औरंगजेब और या अब बाबर तो खत्म हो गया, तो औरंगजेब है, लेकिन अकबर पे अभी बात नहीं शुरू हुई, अकबर पे नहीं शुरू। 20 साल पहले याद कीजिए, मुस्लिम के घर ईद बनता था तो हिंदू भी जाते थे। हिंदू में सबसे ज्यादा कौन खाते थे शेख साहब के यहाँ सेवई? निश्चित रूप ब्राह्मण सबसे ज्यादा सेवई वही खाते थे वहां पे ना। हम लोग को तो, दलित पिछड़ा को तो हो सकता है कि एंट्री भी ना हो। तो क्लास अपने हिसाब से कोलैबोरेशन करता है, अपने हिसाब से काम करता है। जी नहीं, मैं समझता हूँ कि
थोड़ा सा विस्तार से बताएं, अलग अलग खंड काल में, जैसे गुप्ता पीरियड है और गुप्ता की पीरियड के बाद भी अनेकों पाल वंश हुआ, उधर चोल वंश हुआ, और अनेकों छोटे छोटे साम्राज्य भी थे, उसमें कुछ बड़े साम्राज्य भी थे। उनके बीच में मूलभूत किन मुद्दों पे एक दूसरे पे हमले होते थे। एक एग्जाम्पल और ऐसे स्थिति में विशेष रूप से जो आज के समय में SC ST OBC जिसको बोलते हैं, अगर उस समय की भाषा में कहें तो शूद्र और अछूत, उनकी स्थिति में उनके टाइम पे अगर कंपैरिजन करें, चाहे वो बुद्ध के शासन के बाद जितने भी काल आए, अंग्रेजों के काल तक, उनके टाइम पे सबसे अच्छा काल शूद्रों और अछूतों की दृष्टि से कौन सा रहा जिसमें उनको ज़्यादा न्याय मिला और उत्पीड़न कम हुआ? चंद्रभान प्रसाद जी को आप जानते हैं जी। और उनका एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि बहुत नाराज होके बोले कि अंग्रेज बहुत देरी से आए और बहुत जल्दी चले गए। आपने ज्योतिबा फुले को आप पढ़ाई जी। वो तो अंग्रेजों को मुक्तिदाता के रूप में देखते थे। तो कोई भी काल अगर रहा तो अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ राजा रजवाड़ों और इनका ब्राह्मणों का, क्यों हुआ? मैंने पहले ही कहा कि जब इक्वलिटी बिफोर लॉ अंग्रेज लेकर आए पहली बार भारत के इतिहास में 1860, तो वो न काल था जब आपको स्कूल में पढ़ने जाने देने का अधिकार मिला। और कई जगह आपको कविता की घटना है कि शूद्र स्कूल गए तो स्कूल बंद कर दिया, बोला कि हमारा बच्चा भी नहीं पढ़ेगा लेकिन उसके साथ नहीं बैठेगा। तो ये पूरा क्रांति जो हुई है, ये क्रांति तो अंग्रेज, जिसको क्रांति वो ज्योतिबा फुले भी कह रहे हैं क्रांति, अगर अंग्रेज अगर नहीं होते, वो पीरियड नहीं होता, तो क्या अम्बेडकर बनते? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये बता दूं, 2 एग्जाम्पल दे देता हूँ, उससे पता लग जाएगा। अब इतिहास से बात करूंगा तो बहुत कितने राजा रजवाड़ों ने आपस में लड़ाइयाँ लड़ी हैं। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट सब आपस में लड़े हैं। उसके आइए ना महाभारत और रामायण से ही दे देते हैं। महाभारत क्यों हुआ था? राजपाट के लिए ना। रामायण में राम को घर से बाहर निकलना पड़ा, क्यों? कि माँ चाहती थी, उनकी सौतेली माँ, कि मेरे बेटा को राज सिंहासन मिले। तो एक एग्जाम्पल थोड़ी है, सैकड़ों एग्जाम्पल है। वो हिंदू मुसलमान का लड़ाई थोड़ी था, वो आपस में राज सत्ता की लड़ाई थी, जिसमें बहुत षड्यंत्र भी हुआ। आखिर मौर्य सम्राट के अंतिम जो शासक थे, है ना, बृहद्रथ, उनकी हत्या जो है उन्हीं के कमांडर ने की ना। When he was taking salute to the army, तो पीछे से मारा कौन? वो तो उन्हीं का कमांडर था ना। तो राज सत्ता की लड़ाई, तभी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे दूंगा जहाँ भाई भाई की हत्या कर रहा है। 1-2 थोड़ी है, ये खाली मुसलमानों में थोड़ी है। राज सत्ता के लिए दुनिया भर में हुआ है, भाई भाई जैसा है सब कुछ। तो लेकिन मैं जो बात हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, शूद्रों की स्थिति इतिहास में कभी अच्छी नहीं। उनको वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ही रखा जाता था। इवन आपके ज़माने में भी और हमारे ज़माने में भी मैंने देखा है गांव में टेंशन, पांत लगा के जात के हिसाब से पांत में खाते थे लोग एक साथ। कभी देखा है आपने खाते हुए? अभी भी होता है, अभी भी है। लेकिन बूफे सिस्टम ने बहुत सारा बैरियर तोड़ दिया। अब बस और मेट्रो ने बहुत सारा बैरियर तोड़ दिया कि नहीं आना तो पैदल आओ। तो मॉडर्निटी का अराइवल होता है ब्रिटिश के साथ। तो मॉडर्निटी ने बहुत सारे बैरियर आपको फोर्स किए, नहीं खाना ढाबे में जाओ, तुम अपना भूखे रहो। तो शूद्रों का काल कभी अच्छा नहीं था। ये तो अंग्रेज आए, उसके बाद इनको अधिकार मिलना शुरू। उसके बाद बाबा साहब का फेज शुरू होता है, साहू जी महाराज हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में वही जो 1860 से लेकर 1935 तक चल रहा है डेवलपमेंट, उसको बेहतर तरीके से कोडिफाई किया जाता है, जो कि मनुस्मृति को मानने वालों को पसंद नहीं था, नहीं है। अभी वो शासन में है, इसलिए कुंभ में तो 40 करोड़ लोग तो आए, वो तो आप गिन लेते हैं, लेकिन मरे कितने ये नहीं बताते। कास्ट सेंसस पे आपकी चुप्पी रहती है। सबको कह रहे हैं हिंदू है, तो हिंदू को मंदिर में क्यों नहीं जाने देते हो? आपस में शादी ब्याह नहीं क्यों करते हो? तमाम मसले हैं। बहरहाल अब सूरज जी आ गए, एक टेक लेते हैं। उसके बाद बाबा साहब का वार्षिक का जो है ना, वार्षिक का भाषण है। मेरी जो किताब आई है उसमें भाषण, पहला ही भाषण है वो। वार्षिक के भाषण के बारे में बात करेंगे। सूरज जी, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं आप समझ ही गए रहो। सत्ता और व्यवस्था, सत्ता किसी की रही हो, व्यवस्था तो मनुस्मृति का रहा। और 1860 का जो एक्ट था वो पहला हमला था मनुस्मृति के ऊपर। सूरज जी, नहीं, जिस संदर्भ में अभी बात हो रहे थे, आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी एक बड़ा मुहिम चला रहे हैं बोधगया में,
और देखिए कितना कॉन्ट्राडिक्शन है। अभी चंद्रबाबू नायडू स्टेटमेंट देते हैं कि जो मंदिर है वहाँ गैर हिंदू या मुसलमान अगर काम कर रहे हैं किसी प्रकार का मैनुअल वर्क भी, तो उनको बिना अपमानित किए हुए हटा देना चाहिए। यानी कि वो सिर्फ हिंदू विद इन कोड्स, हिंदू कौन है हम लोग नहीं जानते। हिंदू मतलब हम मानते हैं ब्राह्मण। और बोध गया में जो बौद्ध का एक स्टैब्लिशमेंट है वो चलाएंगे कौन, तो हिंदू मठाधीश। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन। और तब नैरेटिव क्या आता है औरंगजेब का। और आप भी इतिहास पढ़ाते हैं, हम लोग का वैसे स्पेशलाइजेशन अलग है, आप एंशिएंट इंडिया में है, मैं मॉडर्न इंडिया में हूँ, लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि ये बड़ा सवाल उठाया गया कि औरंगजेब के जो अवशेष हैं, उनकी जो कब्र है उसको तोड़ा जाए। तो गवर्नमेंट ने कहा वी कैन नॉट डू इट, वी आर गवर्नमेंट। यानी वो कर सकते हैं लेकिन कुछ दायरे के कारण तो हम कार सेवक लगाएंगे कि उनके जो शरीर के अवशेष हैं उसका जो डिफाइल किया जाएगा, निकाल के अपमानित किया जाएगा। लेकिन क्या ये परंपरा जो है वो हमारी संस्कृति की है? हम सबको पता है कि मुगलों के बाद जो सत्ता में, खास तौर से महाराष्ट्र में जिन लोगों की सत्ता थी वो मराठे थे। और मराठे कौन थे? तो जो बैकवर्ड क्लासेस के तमाम लोगों को जोड़कर मराठा शब्द दिया गया। उसमें अलग अलग समुदाय हैं जो बैकवर्ड क्लास, वो रीजनल आइडेंटिटी के तहत। तो उनकी जो सत्ता थी शिवाजी की और उनके जो अनुयायी थे, उन्होंने तो डिफाइल नहीं किया। कर सकते थे, कौन रोकने वाले थे? और एंगल है जो मैं बाद में बोलूंगा, पहले आप कंप्लीट कीजिए। और अगर ये जो करना चाह रहे हैं, ये कौन है? ये वही है जो शिवाजी को राज तिलक नहीं करने। शिवाजी को बुलाना पड़ा उत्तर भारत से बहुत सारे पैसे देकर गंगा भट्ट को, जो उनके अपने पैर के सबसे छोटे उंगली से उनका राज तिलक किया, क्योंकि वो शूद्र थे, महाराज थे। आज उनकी जो मूर्ति को लेकर, और मूर्ति में भी पैसे खा लिए, वो तो हम लोग देखे, वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा पे चला है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो उनकी मूर्ति बनाई थी वो गिर पड़ी। 350 करोड़ से अधिक खर्च हुआ था। और वो कौन था? तो चीफ मिनिस्टर साहब के ही जो लोग थे। तो लूट पाट, नैरेटिव्स, सांप्रदायिकता के आधार पर दलित पिछड़ों के हकों को मारने के लिए, अल्पसंख्यक को समाप्त करने के लिए हर तरह की भाषा बोली जा रही है, हर तरह का प्रकरण दिख रहा है। हाई कोर्ट के जज कह रहे हैं कि अगर महिला के जो नारे को छूना और उनके नाबालिग को के कपड़ों को छूना किसी प्रकार का कोई अश्लील हरकत नहीं है, या उन पर जो है वो मुकदमा नहीं चल सकता है। जो एक नहीं, उनका था प्राइवेट पार्ट को पकड़ लेना और नाड़ा तोड़ना और उसको नीचे पुल के नीचे खींचने की कोशिश करना, और रेप या रेप की कोशिश में नहीं आता। जज साहब मिश्र जी ने माना कि ये इसमें संज्ञान लेने वाली कोई बात नहीं। मैं मूल बात कह रहा हूँ, वकील साहब आप दोनों हैं सर, आप बेहतर लॉ पॉइंट से बोलेंगे। जज के घर पे आग लगती है, पैसे मिलते हैं, अपराध इतना पैसा कि वो बेचारा फायर वाला भड़बड़ा के रिपोर्ट करता है, ईडी भी नजर नहीं आती है, अखबार में छप जाती है। ईडी और सीबीआई भी नहीं दिखती। नहीं, ईडी सीबीआई छोड़िए, नैरेटिव देखिए, सिनेमा में हम लोग देखते थे कि जो विलन है वो तमाम तरह के गड़बड़ी करके बोलता था ये हुआ ही नहीं जी। और अभी जो है फायर के डिपार्टमेंट के अतुल गर्ग साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पैसे तो मिले ही नहीं। तो फिर आपने ट्रांसफर क्यों किया उस जज साहब को वापस इलाहाबाद, कि जितने कुकर्म है जाके इलाहाबाद में करो, दिल्ली में मत करो। ये सर, ये जो औरंगजेब का प्रकरण है, दलित पिछड़ों के हक को, हुकूक को समाप्त करने का एक नैरेटिव। मंडल जी, मैं एक सवाल यहीं पे आपसे भी और एडवोकेट बलराज मलिक से जी पूछना चाहूँगा कि अगर सपोज करो किसी मुगल शासन ने कोई उत्पीड़न किया और उसकी आज कब्र तक भी खोद कर उसको पनिश करने की अगर बात चल रही है, तो भारत के इतिहास को अगर हम
किरोते हैं, तो भारत में मेजोरिटी के साथ अनेकों प्रकार की उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं। बलात्कार से लेकर सामूहिक को जला दिया गया, सामूहिक हत्याएं की गई। अगर इस तरह किरोदना शुरू करेंगे इतिहास को, तो फिर ये आज कहाँ तक जा सकती है? सोचना तो उनको पड़ेगा जो आज शासन में है। ये तो अलग है कि हिंदू परंपरा में शरीर को जला दिया जाता है। अगर उनकी शरीर को दफनाया जाता और जब सत्ता परिवर्तन होगा तो औरंगजेब से भी अधिक रोष लोगों को इन शासकों से है जो ये नैरेटिव औरंगजेब की बना रहे हैं। उससे बहुत खराब स्थिति ये तमाम लोग जो अभी सत्ता में है, जो हर तरह की उत्पीड़न ही नहीं कर रहे हैं देश को लूटने का, जो एक 45 ट्रिलियन का एक एस्टिमेट है कि अंग्रेजों ने अपने 200 साल के दरमियान 45 ट्रिलियन जो पाउंड था उस समय, उतना भारत से संपत्ति ले गए। ये तो उतना जो है 2014 से लेकर 2019 के बीच में लूट चुके हैं। ये तो देश हमारा इतना कहिए कि एक गांव तक पहुंचा हुआ है कि बचा हुआ है, नहीं तो किस समय इस देश का वजूद खत्म हो जाएगा ये बड़ी मुश्किल है कहना। अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं, नाम लेके कह रहे हैं कि 21 बिलियन डॉलर्स मैंने इस शख्स को दिया, और उस शख्स के मुंह से चू नहीं निकल रहा है। इस संदर्भ में बलराज जी भी बताएंगे, कुछ प्रकाश डालें देखिए कि अगर हम इस तरह खोजते रहेंगे किसकी शासक ने उत्पीड़न ज्यादा किया, तो फिर ये कहाँ जाकर रुकेगी बात? देखो, यहाँ उत्पीड़न का कंपैरिजन करने की बात नहीं है। उत्पीड़न तो असली जिन लोगों का हुआ उससे ज्यादा जो अपने आप में हिंदुओं का ठेकेदार मानते हो लोगों ने ज्यादा किया है। महाराष्ट्र में ही किया है। औरंगजेब ने तो उसके आगे कुछ भी नहीं किया। औरंगजेब तो अपनी सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहा था, जिसमें राजपूत भी या हिंदू भी सो कॉल्ड जो अपर क्लास के लोग थे उनके साथ ही थे, उनके राज दरबारी लोग थे। और उन्होंने जो भी उत्पीड़न किया, मान लो उस वक्त भूखमरी भी हुई है, फेमेंस में अकाल भी आया, तो अल्टीमेटली सत्ता में हमेशा जो लोग वंचित लोग होते हैं वो हमेशा सफ़र करते हैं। तो असली इस देश में आग लगाने का काम, असली इस देश का जो विनाश करने का है वो वर्णवाद है। शासकों ने फिर, चाहे उसमें मुगल हो चाहे दूसरे हिंदू राजा हो। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अब हिंदू शब्द इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो जो राजा भी हुए वो पर्टिकुलर जाति के हुए हैं, कुछ खास जातियों के रहे जिन्होंने राज किया, और उसमें उत्पीड़न का काम करने वाला भी वो कुछ खास जाति के लोग रहे। जब आप हिंदू बोलते हैं तो उसमें फिर बाकी उनका भी समावेश कहीं ना कहीं होता दिखता है जिन लोगों का उत्पीड़न हुआ है। बिल्कुल सही बात है। इसमें ज्यादा तो राजाओं के राज में, किसी भी राजा का राज हुआ, उन सत्ताओं में सारा का सारा गरीब समाज, वंचित समाज हमेशा ज़्यादा और ज़्यादा उस पर जुल्म होता है। एक तरह से जैसे आग में घी डालने का काम। आग तो इस देश में लगी हुई है, आज भी लगी हुई है, वो आग है वर्णवाद की आग। और इस आग में जब जब ये लोग सत्ता के करीब पहुंच जाते हैं तो आग में घी डालने का काम होता है। आज वही हो रहा है देश के अंदर। आज जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो आग में घी डालने का, घी और तेल डालने का काम कर रहे हैं और समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये अब क्लियर करना पड़ेगा इस देश में, इन बातों को क्लियर करना पड़ेगा। इस देश की असली दुश्मन, असली इस देश की मानसिक गुलामी जो है, मानसिक गुलामी सत्ता की गुलामी से ज़्यादा खतरनाक है। और जो मानसिक गुलामी लगातार बरकरार है, उस मानसिक गुलामी की वजह से बीच बीच में सत्ता जिन लोगों के भी हाथ में आई, वो XYZ कोई भी हो, वो मुसलमान हो, नॉन मुसलमान हो, यहाँ के लोकल हो, जाति वाले राजा महाराजा हो, जो भी हो, उन सब ने तो बल्कि उसी समाज का जो एक मानसिक गुलामी लगातार बरकरार रही, असली सत्ता तो यहाँ वर्णवाद की सत्ता है जो आज भी बरकरार है। अच्छा मलिक जी, एक सवाल मैं डॉक्टर रतनलाल जी से पूछना चाहूँगा कि जो बुद्ध के टाइम के बाद जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी बनी और अनेकों यूनिवर्सिटीज़ बनी, और जो सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध मठ बनवाए, स्तूप बनवाए, शिलालेख लिखवाए, और बौद्ध भिक्षुओं की बहुत बड़ी मात्रा में हजारों लाखों बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं हुई, क्या आप उसके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे? क्योंकि बुद्ध एक समय पूरा भारत बौद्ध था और वो अखंड भारत, म्यांमार से लेकर काबुल कंधार तक, ईरान तक पूरा बौद्ध था। तो उस वक्त वो बौद्ध शासन का विनाश करने वाले लोग कौन रहे और उसमें किस किस तरह का विनाश हुआ? चूँकि ये पूरी संस्कृति से जुड़ा सवाल है। हमारी जो संस्कृति को विलुप्त करने की कोशिश की गई, हमारा जो साहित्य था
उसको विलुप्त करने की कोशिश की गई। और मैं समझता हूँ इतिहास के प्रोफेसर, और वो भी एंसेंट इंडियन हिस्ट्री के प्रोफेसर होने के नाते, मुझे नहीं लगता इससे बेहतर, आपसे बेहतर हम में से कोई और इस पर प्रकाश डाल पाएगा। नहीं, वो जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसकी विस्तार से चर्चा मेरे किताब में है। हर आदमी किताब नहीं पढ़ता है, या हमारे जो दर्शक हैं आपको कह रहा वो हूं, इस चैनल के माध्यम हाँ, से तो वो अभी सुनेंगे। मैं बताऊंगा, लेकिन जो पहले 2 चीज छूट गया मैं थोड़ा उस पर ऐड कर दूं ठीक है। कि आखिर शिवाजी के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोग कौन थे, पकड़वाने वाले कौन थे, इस पर शोध होना चाहिए जी नंबर 1। बिल्कुल। पेशवाई शासनकाल समझ रहे हैं खाली ये दलितों के खिलाफ था, ये कमर में झाड़ू हुआ मटका। अब बाबा साहब को पढ़ के देख लीजिए कि सुनार के बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी, धोती कैसा पहन सकते हैं। मराठाओं के बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी, पेशवाओं की। सबके लिए हायरार्की बना हुआ था, खाली अस्पृश्यों के लिए नहीं था। और ये एक बार बॉम्बे में एक केस भी गया था अंग्रेजी के कोर्ट में कि ब्राह्मण जो की तरह सुनार क्यों पहन सकता है धोती। अच्छा। जी 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 जी। उनका जाटों के बारे में भी यही था। हाँ। इसी वजह से उन्होंने यहाँ खुद धोखेबाजी की महाराजा सूरजमल के साथ। महाराजा सूरजमल ने कहा कि आप लोगों के बस में, आप गुरिल्ला युद्ध लड़ते हैं, आपके वहाँ पहाड़ है, छुप छुप के आप लड़ाई लड़ते हैं, हम यहाँ पर हर तरह का मौसम सफ़र करते हैं, ठंड है, गर्मी है, हम प्लेन के लोग हैं, आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं, तुम्हारे बस की बात नहीं है, औरतों को लेकर तुम यहाँ आ गए। और अगर हम लड़ाई में साथ देंगे, अनकंडीशनल देंगे, पैसा सारा खर्च करेंगे, मगर दिल्ली का जो ये है गद्दी, इस पे हम बैठेंगे। तो उनको यस करके भी उन्होंने सोना चांदी इसका उतरवा लिया लाल किले का। और आज जब उन्होंने कहा भाई क्यों उतरवा रहे हैं, तो उन्होंने बेइज्जती भरा शब्द कहा था जो कि इतिहास में वर्णित है, जाट जाति के बारे में और सूरजमल के बारे में भी। जब वो शांति से अपने घर बैठ गए और उनकी ऐसी पिटाई हुई, और 4 ये राजा थे, इनके होलकर था, इधर सिंधिया था, ये सोचते रहे थे बहुत बारी हमारे पास पूछे, ऐसी पिटाई इनकी हुई और ये भागे। ये गद्दार मानसिकता के लोग, इसी वजह से पानीपत की लड़ाई में इन्होंने देश का इतिहास खराब हुआ। अगर ईमानदार ये लोग होते, दूसरों का सम्मान करते, तो ये पानीपत की तीसरी लड़ाई में पेशवाओं की ये हार नहीं होती। और पेशवा छुप के कहाँ गया पता आपको? हिस्ट्री में जानबूझ के उसको कहते हैं ये नहीं, ये शहीद हो गया, फलाना हो गया। सांगी गांव है, सांगी गांव में आप जाके देख लियो, अभी भी पेशवा का वहाँ पे वो बना हुआ है, एक तरह से मंदिर है, उसकी कब्र एक तरह से, जहाँ उसको दफनाया गया, जलाया गया। वो छुप के यहाँ रहा और तब भी लोगों ने उसको छुपा के रखा। वो इस तरह बाबा का भेष बदल के, जो पेशवा ने, जो क्या नाम था उनका, वो भाग के यहाँ गया था। और उनकी औरतों को बाइज्जत फिर भी सूरजमल ने जीते हुए राजा के खिलाफ खड़ा होके, जैसे आज सरकार के खिलाफ आज खड़ा होने की हिम्मत नहीं ना देश में, उस वक्त जीते हुए राजा के खिलाफ खड़ा होके सभी औरतों को छोड़ा। और 22 गांव अभी भी नासिक जिले में, मैं खुद होके आया हूँ, जिसका गांव है जाट बाई सी। और क्यों वहाँ, कि वो सैनिक वहाँ छोड़ने गए थे उनकी लड़कियों को और औरतों को, और सबको कपड़ा दिया ठंड में ओढ़ने के लिए। इसलिए हरियाणा में इस एरिया में एक प्रथा चली संक्रांत को बुजुर्गों को मनाने की। और वहाँ पर जब छोड़ने गए तो कितने इज्जत से छोड़ा होगा, कितने एहसानमंद हो गए। उन्होंने अपनी लड़कियों की शादी की उन सैनिकों के साथ, उनमें जाट भी थे और नॉन जाट भी थे। और वो गांव आज भी है, उनके गोत्र भी वही है, भाषा भी वही है, वो लिंक्ड हैं आजकल यहाँ से लोगों से, कि वो काम इतिहास में दुनिया में कहीं नहीं। उस आदमी ने, इस देश के सारे समाज ने, बहुजन समाज ने, जिसको आपको शूद्र बोला गया, जिनको अछूत बोला गया, वो लगातार इस देश के लिए लड़ता रहा। हर बार इनका शिकार होता रहा, इनके विश्वासघात ये इन समाजों के साथ करते रहे और अपने आप में राजा महाराजा धीराज। मैं तो कह रहा हूँ न केवल प्रीवी पर्स फ्यूचर में आने के लिए सरकारों को इनके सारे महल छीनने की जरूरत है, जिन पर ये होटल बनाए बैठे हैं। वो जनता के पसीने से, जनता की मेहनत से कितने लोग मारे गए उन महलों को बनाने के लिए, वो वापस इस देश की जनता के पास होने चाहिए। चलिए औरंगजेब में थोड़ा ऐड कर देता हूँ, उसके बाद हम फिर नेहरा साहब से लेंगे। फिर आप क्या समझ रहे हैं पेशवा काल में, जो मैंने पहले कहा कि सुनारों के साथ, मराठाओं के साथ, इनके साथ भी भेदभाव होता था, तो क्या समझ रहे हैं कि पेशवाई लोग जो है मराठाओं को सर पे बैठा के रखेंगे? अभी औरंगजेब तो बहाना है, असली जो है ना मराठाओं का इतिहास मिटाना है। यस। क्यों? अब देखिए, क्योंकि वो जागरूक हो रहे हैं। नहीं जागरूक नहीं, एक और पॉलिटिक्स से बता रहा हूँ कि औरंगजेब तो डेक्कन एक्सपीडिशन पे जब निकला तो कभी वापस लौट के नहीं आया ना, वहीं रह गया वहीं, और कभी मराठाओं को हरा नहीं पाया। तो औरंगजेब का जो कब्र है, एक तो मराठाओं के लिए विजय और विजय का प्रतीक है, मेडल है एक तरह से, कि औरंगजेब आया, यहाँ उसकी मृत्यु हुई लेकिन हमें हरा नहीं पाया। तो मराठाओं का जो वीरता का इतिहास है, इसके बहाने वो प्रतीक चिन्ह भी मिटाना चाह रहा है। यस यस।
ये मामला है। ये मॉडर्न गद्दारी है। हाँ, ये आपको पता नहीं लगे। यानी मराठाओं का जो गौरवशाली इतिहास है कि वो अंग्रेज जो लगातार जीतता गया वो कभी मराठाओं को नहीं हरा, औरंगजेब वो मराठाओं को नहीं हरा पाया और अल्टीमेटली वहां मारा गया। हाँ, ये एक ऐड करना चाहेंगे डॉक्टर और साहब। वो कब्र 17 रुपए में बनी मात्र। ये जो अभी जो आधुनिक काल में फडणवीस को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया, वो कौन है? वो पेशवाई प्रतीक है। वो है जो उन्होंने जो चित्पावन कहते हैं उस समूह उस समुदाय से हैं और मराठाओं से शासन छीनकर शिंदे जो हैं उनको अपमानित करके ये बनाए गए हैं। ये उसी परंपरा उसी इतिहास का एक आगे बढ़ता हुआ प्रकरण है जिसको ये औरंगजेब के नैरेटिव से सारे को लोगों के दिमाग से हटाकर और हिंदू हिंदू कह के उनके ऊपर ये थोपना चाहते हैं। जी सर। जी, तो जो आपने सवाल पूछा कि बुद्धिज्म के डिक्लाइन का की वजह, तो जब वृत्रथ की हत्या हो गई, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण शासक, तो मनुस्मृति का काल वही सब चलता है जहाँ पे सुमति भार्गव तमाम एक ट्रेडिशन है, स्कूल है। तो वहाँ से तो बौद्धों का धीरे धीरे डिक्लाइन करना, मारना पीटना ये सब शुरू हो गया। बाबा साहब लिखते हैं कि दो इम्पोर्टेंट कारण है। एक तो मुस्लिम आक्रमण, हाँ, वो चूंकि हर जगह आप देखेंगे तो अफगानिस्तान से लेके और रामेश्वरम तक आप कहीं चले जाइए, हर जगह जो ना आपको बुद्ध के ही अवशेष मिलेंगे। महाराष्ट्र पूरा धर्मीय था। तो मुस्लिम जो आए थे उधर से, सिंध से, तो बोले कि ये बुद्ध शिकन कहते थे, मूर्ति पूजक नहीं थे। तो उन्होंने बहुत सारी मूर्तियां तोड़ी और 700 के आसपास उन्होंने मॉन्क्स मार दिए। बाकी जो बचे वो चले गए तिब्बत और जापान, चाइना, तिब्बत और चाइना चले गए। तो एक कारण उन्होंने वो बताया। दूसरा बताया कि ब्राह्मणों का षड्यंत्र, खास तौर से शंकराचार्य के बाद कई जगह तो ये भी रेफरेंस आता है कि मुंडी काट के लाने पे दिनार की व्यवस्था थी। तो उनके षड्यंत्र से हर जगह, क्योंकि आप देखेंगे ये जब दास वंश आ रहा है उस समय तक बुद्धिज्म एकदम कमजोर हो चुका है। ठीक है, सिंध में अटैक हुआ हो, वहां से भागे हो, लेकिन बाकी जगह कौन मारा बुद्धिस्टों को? कौन उसके मूर्ति ढके, कौन उसके बुद्धिस्ट टेम्पल तोड़े? तो बाकी जगह यहीं के लोग तोड़े होंगे ना, जिनको बुद्धिज्म से, इक्वलिटी से जिनको दिक्कत रही होगी। तो बाबा साहब कहते हैं, लिखते हैं, बर्मा में एक भाषण दिए थे 1954 में कि अब जो है मुसलमानों से हमें समस्या नहीं है, बौद्ध धर्म के प्रचार में मुसलमानों से समस्या नहीं है। वैसे इस्लाम आने से पहले जो वहाँ लोग रहते थे, जो इस्लाम बन गए, वो सब बुद्धिस्ट ही थे। तभी तो अफगानिस्तान में बौद्धिस्ट ये सब मिले मूर्तियां। तो मुस्लिम बनने से पहले कुछ तो होगा, तो सारे बुद्धिस्ट नेचुरली पहले बुद्धिस्ट थे, है ना। अफगानिस्तान, ईरान, सब पाकिस्तान तो लेके बांग्लादेश, बर्मा, ये सब। बाबा साहब लिखते हैं कि अब समस्या बुद्धिज्म के प्रचार में समस्या किससे है? ब्राह्मणों से। और बुद्धिज्म का प्रचार होना थोड़ा मुश्किल काम इसलिए है कि ब्राह्मण के घर में, हिंदू धर्म में ब्राह्मण पैदा हुआ तो बाय बर्थ यू आर ए प्रीस्ट, लेकिन बुद्धिज्म में बाय बर्थ यू आर नॉट प्रीस्ट। आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, आपको जो प्रोसीजर है वो कठिन प्रोसीजर है, वो करना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा साहब बहुत इंटरेस्टिंग बात सब बोल रहे हैं। तो दो शत्रु कहते हैं कि दो वजह से, एक तो सिंध पे जो अटैक हुआ था वो है, और उसके बाद परमानेंट बुद्धिज्म को एलिमिनेट करने के लिए देश के अंदर जो ब्राह्मणवाद था वो था। जी, एक अंतिम सवाल मैं सभी से एक मिनट के अंदर उसका जवाब चाहूंगा कि बौद्ध गया स्थित महाबोधि महाविहार, जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, आखिर क्या वजह है कि बीटी एक्ट, बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949, उसको बिहार की सरकार और केंद्र सरकार मिलकर उसको तुरंत खत्म क्यों नहीं कर देती? पूरे देश और दुनिया से महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन चल रहा है। फिर समस्या कहाँ है? जब सब लोग अपने अपने धार्मिक स्थलों का मैनेजमेंट खुद उन्हीं के धर्म के लोग देखते हैं, तो बुद्धिस्ट टेम्पल महाबोधि महाविहार में दूसरों का दखल क्यों? उसमें 4 पंडे क्यों? उसमें एक महंत क्यों? तो ये एक्ट को ख़त्म करने में दिक्कत के आपको, आपकी नज़र में से क्या कारण दिखते हैं? हरी जी। अभी जो रतनलाल जी ने कहा ना, क्रांति प्रतिक्रांति, जो बाबा साहब की किताब का रेफरेंस दिया इन्होंने, तो ब्राह्मण का जो असली दुश्मन है वो जो है बुद्ध की विचारधारा, बुद्ध उनका असली दुश्मन है। तो ब्राह्मण कभी नहीं चाहेगा कि बुद्ध की विचारधारा भारत में स्थापित हो। बुद्ध की विचारधारा स्थापित होने का मतलब है नैतिकता का वातावरण हो, समाज में नैतिकता हो, शील हो लोगों का, लोग एक दूसरे के भाईचारे की भावना हो, कोई भेदभाव ना हो, शोषण ना हो किसी का,
कोई सुप्रीमेसी ना हो कोई किसी की। सुप्रीमेसी ना हो, कोई ऊंच नीच भेदभाव ना हो। अब ब्राह्मण विचारधारा क्या है, उसमें ब्राह्मण की सुप्रीमेसी है, तो ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, हर जगह ब्राह्मण का कब्जा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, प्रैक्टिकल तौर पे मनुवादी व्यवस्था अभी भी स्थापित है। जो मनुवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जो सबसे बड़ा संगठन है वो है आरएसएस। आरएसएस के जितने भी शीर्ष में जो सरसंघचालक बनते हैं वो सब चित्पावन ब्राह्मण, एक है रज्जू भैया को छोड़ के बाकी सारे चित्पावन ब्राह्मण। मीडिया पे ब्राह्मणों का कब्जा, जुडिशरी में ब्राह्मणों का कब्जा, ब्यूरोक्रेसी में भी ब्राह्मणों का कब्जा। तो अब ये अगर ये कब्जा किस लिए है, क्योंकि ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी बरकरार रखनी है, उनकी सत्ता। जैसी बुद्ध की विचारधारा, जैसी समतावादी समाज आ गया तो उसमें बहुजन समाज भी जगह पाएगा, उसको भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो बहुजन समाज का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है ब्राह्मणवाद, मनुवाद, और जो सबसे बड़ा उसका जो ख्याल रखेगा, जो उसका समर्थन करेगा, उसको प्रतिनिधित्व देगा, वो है बुद्ध की विचारधारा। तो बुद्ध की विचारधारा भारत से खत्म होने का एक आखिरी एक वो रह गया है, जो महाबोधि महाविहार, जो उसका सांकेतिक एक रह गया है, महाबोधि महाविहार, जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बुद्ध को। तो ये कभी नहीं चाहेंगे भारत में बुद्ध की विचारधारा स्थापित हो। अगर वहाँ पंडों का आधिपत्य खत्म हो गया, बुद्ध को मानने वाले लोग वहाँ पे संचालन अगर करने लग गए, तो बुद्ध की विचारधारा फैलेगी धीरे धीरे। अब बुद्ध की विचारधारा जगह से भी निकल के आएगी, बुद्ध की विचारधारा फैलेगी तो मानवता की फैलेगी, बहुजन समाज को प्रतिनिधित्व मिलेगा, इनकी सत्ता जो है का बंटवारा होगा। ये चाहते नहीं सत्ता का बंटवारा, ये चाहते हैं सत्ता हमारे पास। तो ये एक फॉल्स नैरेटिव खड़ा करते हैं मुसलमान को शत्रु दिखा के। इनका शत्रु मुसलमान नहीं है, इनका शत्रु ब्राह्मण है, इनका शत्रु बहुजन समाज और बुद्ध है। तो इसलिए एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया जाता है ताकि बहुजन समाज को दिखाया जाए कि तुम भी हिंदू हो। एक नया वर्ड ये जो मुसलमानों ने गढ़ दिया, मुस्लिम राज में हिंदू वर्ड आया, इसका इन्होंने अडॉप्शन किया है अंग्रेजों के टाइम में, कि पहले खुद को हिंदू नहीं कहते थे। अब इसके सारे ये जो डेमोक्रेसी आ गई, डेमोक्रेसी में अब इनको लगता है कि हमारी सत्ता बहुजन समाज को बेवकूफ़ बना के हिंदू के नाम पे बेवकूफ़ बनाओ और उनके लिए एक फॉल्स नैरेटिव खड़ा कर दो कि मुस्लिम हमारा दुश्मन है, तू इसके खिलाफ लड़ता रहे, वो सत्ता पे काबिज हम ही रहेंगे। थैंक यू। रतन जी, आप क्या कहेंगे? संक्षेप में, रामेश्वर हम अपने पीएचडी की है काशी प्रसाद जायसवाल पे जी। तो बुद्धिस्ट टेम्पल जो इंक्वायरी कमेटी बनी थी उस पर 1.5 पेज मैंने लिखा भी है। और जब काशी प्रसाद जायसवाल इंग्लैंड से आए थे तो रामेश्वरम धाम गए थे वहाँ पे घूमने, तो कहते हैं कि रामेश्वरम धाम जिसमें शैतान कह के चपत लगवाता है वो बुद्धा है। तो रामेश्वरम धाम भी है, चाहे आप उड़ीसा का जो है जगन्नाथपुरी, वो सारा बुद्धिस्ट टेम्पल है। सिरपुर चले जाइए, वहाँ बुढ़ा बाबा कहते हैं, बुढ़ा बाबा के नाम से जाने जाते हैं। सारे वहाँ जितने बुद्धिस्ट हैं उस सबको कब्जा है, नहीं तो तोड़ फोड़ किया, खंडित मिलेगा आपको। अब सवाल मैं पलट देता हूँ, और मुंजे और बाबा साहब का डिबेट है, उसको भी पढ़ने की ज़रूरत है कि बुद्ध कौन है, विष्णु का अवतार किसने बनाया। आप ही कह रहे हैं ना कि बुद्ध तो विष्णु के अवतार हैं, 10वें अवतार हैं। तो भाई बुद्ध आप ही के अंग हैं, तो एक टेम्पल अपने भाई को दे देने में क्या जाता है। इसी से समझिए इनकी लीला क्या है। वो चाहे तो अपने भाई का भी जो चमड़ी उधेड़ के जो ना सब कब्जा कर सकता है। बुद्ध के अवतार आपने ना विष्णु के अवतार बनाए, और पूरे हिंदू संस्कृति का पार्ट बनाने वाले यही ना। तब बाबा साहब जब धर्मांतरण का आंदोलन चला रहे थे तो बीएस मुंजे का जो पूरा डिबेट है किस बात का है, और बाबा साहब भी कुछ हद तक उस बात को स्वीकार किए कि भाई हम जो आइडिया ले रहे हैं, बोले कि बुद्धिज़्म जो है इसी मिट्टी का से निकला हुआ है, और जो आइडिया हम इक्वलिटी फर्टर्निटी का ले रहे हैं वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं बुद्धिज़्म से ले रहे हैं। तो इसीलिए ना आपके जो बीएस मुंजे हिंदू महासभा के जो अध्यक्ष थे, बाबा साहब को ऑफर भी किए थे कि आप अध्यक्ष बन जाइए, 2 बार हिंदू महासभा को मना कर दिए। तो आप ही जब बुद्ध को हिंदू बता रहे हो तो उनका जो अपना हक है उसको नहीं छोड़ रहे हो, तो बाकी शूद्र अतिशूद्रों मुसलमानों का क्या हाल करोगे ना। ये तो शूद्रों अतिशूद्रों को ओबीसी और तमाम जो जमीन वाले लोग हैं, आपका जमीन भी बिकने वाला है बहुत जल्दी। जमीन वाले लोग जितने यादव हैं, जाट हैं, यादव जाट गुजर तमाम ऐसे लोग हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि आपका क्या हाल होगा। ये सवाल है जी। देखिए, इस देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई आक्रांता है तो वर्णवाद है, उस मानसिकता के लोग हैं। और इस देश में असली जो आतंकवादी हैं तो वर्णवादी मानसिकता के लोग, जो आज भी संविधान के बावजूद भी वर्णवाद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारा लास्ट सवाल है जी, महाबोधि महाविहार। महाबोधि महाविहार बिल्कुल तुरंत खाली होना चाहिए। वो अवैध कब्जा है, वो षड्यंत्र है, और इसलिए ये नहीं होने दे रहे हैं। जो वर्णवादी मानसिकता के लोग जो प्रशासन में, शासन प्रशासन में, इवन जुडिशरी पे भी कब्जा किए बैठे हैं,
उन लोगों में अभी ताकत वो बची है और वो लगातार जब तक उनकी ताकत को धराशायी नहीं किया जाएगा जब तक ये काम नहीं होने देंगे। और इसलिए इसके लिए हम सब लोगों को पूरी कोशिश करनी होगी। और ये जो आस्तिकता के जो ठेकेदार हैं ना, और नास्तिकता के और आस्तिकता के बीच में करने वाले लोग, ये देश को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं, वास्तविकता से डरते हैं। और लास्ट में हम चाहेंगे बौद्ध विचार conclude वास्तविकता कर पे दें। आधारित है, नेचुरल उस पे ट्रुथ पे आधारित है, इसलिए उसको डर लगता है सारे सूरज जी, ढोंग इसको ढोंगियों conclude को। कर दीजिए आप। कंक्लूड कर दीजिए। क्यों बीटी एक्ट 1949 को खत्म करने में दिक्कत क्या है? मैं इसके पहले भी आपके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर किया था कि बीपी मंडल जब बहुत ही कम समय के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो उनका जो पहला विजिट था रिलीजियस प्लेस पे, वो बोध गया था। और वहाँ पर वो जब गए थे तो उन्होंने मंशा जाहिर की थी कि जो ये टेम्पल है ये बौद्ध विरासत है, बौद्धों के हाथ में रहना चाहिए। हालांकि उनके पास फिर राजनीतिक ताकत नहीं बची, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उस समय उनके सरकार से समर्थन वापस ले लिया था भ्रष्टाचार के कुछ मुद्दों पर जब वो कार्रवाई कर रहे थे। तो उसके बाद से कोई बड़ा डिबेट नहीं हुआ इस संदर्भ में। ये बड़ा आंदोलन जो आप लोगों ने शुरू किया है, जिसको गोदी मीडिया लगातार सप्रेस कर रही है, क्योंकि जो इतने बड़े स्तर पर वहाँ जो आंदोलन हो रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग बिल्कुल नहीं हो रही। और सबसे विचित्र बात है कि जो बिहार में जो दो सेंटर ऑफ पॉलिटिकल लाइन है, एक भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए जो नीतीश जी और वगैरह के लोग हैं, जो दूसरा पक्ष है राजद, वो भी इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये चिंता का विषय है। और मैं कंक्लूड ये करूंगा कि जब तक आप पूछ रहे थे, आजकल एक बहुत चर्चा में है ग्रॉक ट्विटर पे, मैंने उनसे पूछा कि क्या दिक्कत है सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट को ये बीटी एक्ट समाप्त करने में। उन्होंने 5-7 तुरंत जवाब दिए पॉइंट वाइज कि ये पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है। और एक चीज़ जो हम लगातार कर रहे हैं, इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस, चूँकि बौद्ध धर्म पूरे भारत के अलावे पूरे दुनिया में एक बहुत महत्वपूर्ण धर्म है, और उसकी विरासत को भारत में जो ब्राह्मणवादी तत्व हैं वो 2 कारणों से, उससे जुड़े हुए पैसे और उससे जुड़े हुए प्रभाव को अपने अंतर्गत रखने के लिए उसको वो चाहते हैं कि ये कभी भी नहीं छोड़ा जाए। तो ये ग्रॉक का जवाब था और मेरा भी। जी तो साथियों, सभी साथियों का धन्यवाद करते हुए एक सवाल आपके बीच छोड़ देता हूं कि राजा नंद कुमार को हत्या के मुकदमे में फांसी की सज़ा से पहले भी अंग्रेज सरकार ने फांसी की सज़ा दी, लेकिन तब विरोध क्यों नहीं हुआ? राजा नंद कुमार के द्वारा हत्या करने पर उसको फांसी की सज़ा पर ही विरोध क्यों हुआ? उसकी जाति क्या थी? इसको जब आप पढ़ेंगे जानेंगे तो आपको शायद बहुत सारे और भी राज आपकी समझ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का भी और सभी पार्टिसिपेंट का भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।